atoms. We talked about J.J. Thomson's model. What this model is known as plum pudding model, and plum pudding model was not acceptable. Why? Because it failed to justify the emission of radiation from atoms. Okay, ठीक है. फिर what did Rutherford do? Rutherford performed another experiment popularly known as alpha particle scattering experiment. Okay, in this experiment what did he use? सोर्स क्या यूज किया था? सोर्स क्या यूज किया था बेटा? रेडियोएक्टिव मटेरियल बिस्मथ. ठीक है, उससे क्या हो रहा था? व्हाट वी वर गेटिंग आउट ऑफ इट? energetic alpha particles of the energy of 5.5 million electron volts, and then it used a thin gold foil of thickness 2.1 into 10 to the power minus 7 meters. ठीक है. And then when alpha particles were passed through the gold foil, three major observations what were taken from this experiment were, क्या थी? पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? हाँ, जो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? went straight without any deflection. Yes. और क्या था? 0.12% particles were deflected by more than 1 degree. Yes, only less than 0.14% alpha particles were deflected by more than 1 degree. ठीक है, सिर्फ इतने ही थे जो 1 डिग्री से भी ज्यादा डिफ्लेक्ट. ठीक है. थर्ड क्या थी? 1 in 8,000 particles got deflected. Yes, 1 in 8,000 particles got deflected by more than 90 degree. Very good. फिर इससे हमने क्या रिजल्ट निकाल लिया? रदरफोर्ड ने क्या चीजें एक्सप्लेन? मैटर इज ऑलमोस्ट एम्प्टी. मैटर जो है खाली होता है. ठीक है. ओके. और क्या था? Yes, entire positive charge is contained in some massive part called nucleus. It's located at the center of the nucleus. ठीक है. Electrons were assumed to be revolving around the nucleus. Yes, electrons were assumed to be revolving around the nucleus in orbits. ठीक है. शिवा, इस मॉडल को क्या नाम दिया है इसने? इसी मॉडल को planetary model of atom. Yes, this model is also known as planetary model of atom. Distance of closest approach. Distance of closest approach. This is gold nucleus. क्या है ये? गोल्ड न्यूक्लियस. तो गोल्ड न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? टोटल पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस इज Z टाइम C. अब हम क्या कर रहे हैं? इसकी तरफ एक अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस which has an energy of E. तो जो ऑब्जर्वेशन थी, 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 90 डिग्री. इसका मतलब उसको लौटने के लिए इसके किसी नजदीक पॉइंट तक जाके रुकना पड़ा होगा, तभी वो वहां से वापस आए. ठीक है. चाहे वो ऐसे रुक के इधर गया, चाहे वो ऐसे रुक के इधर आए. ठीक है. चाहे वो ऐसे रुक के सीधा वापस आए, कैसे ही आए. तो ये ई एनर्जी का अल्फा पार्टिकल इसके कितने नजदीक पहुंचा, इसका क्लोजेस्ट पॉइंट कितना रीच हुआ है, वो एस्टिमेट करना चाहते हैं. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का ये मतलब है हाउ क्लोज इट कुड रीच द न्यूक्लियस, जिसके बाद उसको वहां से ट्रेस बैक करना पड़ा. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो यहां से R दूरी तक आया और इसके बाद वो ट्रेस बैक कर गया,
इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस का रेडियस इस आर से भी छोटा है। तो ये पॉइंट समझ में आया। अब जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक जा रहा है, रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से ये डिसिलरेट होगा, और डिसिलरेट होते होते इस पॉइंट पे आके रुकेगा ये, और फिर ट्रेस बैक करेगा। जहां पर ये रुका, जहां पर ये अल्फा पार्टिकल रुका, वहां पे इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो चुकी थी। ये बात समझ में आ रही है। जिस पॉइंट पर ये अल्फा पार्टिकल जाके रुका, वहां पर इसकी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो चुकी है। ठीक है, और ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, बता दो यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम किस प्रकार से निकालते हैं, के Q1 Q2 by R, voltage at that point multiplied by charge at that point gives me the electrostatic potential energy of that charge at that point. ओके, तो हम इस इलेक्ट्रिकल जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रख के फिर हम इस R का एस्टिमेशन करते हैं कि ये R कितना होगा। आर यू गेटिंग दिस? इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसलिए समझा रहा हूँ। An alpha particle of this much energy is projected towards a nucleus with atomic number this much. ठीक है, वो दिया होगा आपको। तो बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आपको उसमें ये वाली चीजें करनी है। तो यहाँ पे एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस न्यूक्लियस व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वी आर इज इक्वल टू के क्यू, क्यू क्या है, जेड ई अपॉन आर, और ये के क्या है हमारा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मालूम है ना आप सबको। तो के को हम बाद में उससे रिप्लेस कर देंगे। So this is potential at a distance r from the nucleus. Therefore, what will be its potential energy? UR is equal to VR into Q. ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट कर दो VR की, तो क्या हो जाएगा, UR is equal to KZE upon R, और ये Q कितना है, हाउ मच इज दिस Q, अल्फा पार्टिकल। ध्यान दो हर चीज पे। ये प्रोटॉन भी हो सकता है ना, ये प्रोटॉन भी हो सकता है। तो प्रोटॉन के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इसको भी हम स्मॉल z ये पुट कर, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज प्रोजेक्टेड। अल्फा है तो Z की वैल्यू 2, प्रोटॉन है तो Z की वैल्यू 1। ये जनरल फॉर्मूला हो गया ना ये। ठीक है, एंड दिस होल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लिखो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी at the point of nearest approach kinetic energy becomes equal to electrostatic potential energy. So E is equal to UR, E is equal to K 1/4 pi epsilon naught, Z is 79E and this is 2E अपॉन R। किस एनर्जी के पार्टिकल यूज किए गए थे, 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and this 5.5 million electron volt in SI units in joules, how much it comes out to be, 5.5 into 1.6 into 10 to the power minus 13 joules। 13 क्यों, 19 लिखते हैं ना, मिलियन के 6 कम हो गए। ठीक है, now put all these values and find the value of R। 5.5 into 1.6 into 10 to the power minus 13 is equal to, ये हो गया 9 into 10 to the power 9, 79 into 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 का होल स्क्वायर अपॉन R। ठीक है,
So R is equal to 9 into 79 into 2 10 की पावर 38 हो गए माइनस 29 अपॉन 5.5 into 1.6 1.6 का स्क्वायर भी है 10 की पावर माइनस 13 एक 1.6 कट जाएगा कोई बात नहीं 412.8 लेट्स टेक दिस इसके आसपास ही आएगा ठीक है अब ये -16 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.128 into 10 to the power -14 मीटर ये समझ में आया तो जो अल्फा पार्टिकल है गोल्ड न्यूक्लियस के इतने नजदीक तक जाकर फिर लौटे ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो इससे भी छोटा है ठीक है तो ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 to the power -15 मीटर ठीक है जो न्यूक्लियस का साइज है वो हमेशा आपको 10 to the power -15 मीटर में मिलेगा and this specific length has been given a specific name called Fermi. Fermi means 10 to the power -15 मीटर ये चीज क्लियर होगी ठीक है तो यहाँ से फर्स्ट टाइम एस्टिमेट हुआ था कि न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है ठीक है तो उसकी बात करने जा रहे हैं डिफाइन कर रहे हैं मान लो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के मास में ठीक है अल्फा पार्टिकल्स बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज अप्रोचिंग दिस न्यूक्लियस beam of alpha particle is approaching this nucleus so when this beam of alpha particle is approaching this nucleus how do they behave how do they get affected due to the presence of this nucleus इसके होने की वजह से इनकी जो वेलोसिटी है और डायरेक्शन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा ठीक है अब ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है ये तो सीधा निकल जाएगा क्योंकि इससे बहुत दूर है इससे बहुत दूर है ये अल्फा पार्टिकल आया तो इसका इन्फ्लुएंस होगा तो ये बेंड हो जाएगा थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ये और पास आया तो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो जाएगा ठीक है ये रिपल्शन की वजह से हो रहा है ये वाला पार्टिकल आया ऐसे बेंड हो जाएगा ये पार्टिकल आया रिटर्न हो जाएगा go like this. तो जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं उन पे ही उसका असर हो रहा है अदरवाइज बाकियों पे असर नहीं होगा इस फासले से दूर है तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पे वी नीड टू डिफाइन एन इम्पैक्ट पैरामीटर न्यूक्लियस का क्या इम्पैक्ट है अल्फा पार्टिकल की बीम के ऊपर ठीक है हम ये वाला अल्फा पार्टिकल ले लेते हैं ठीक है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है ये इसकी डायरेक्शन ठीक है किसी भी अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन से ठीक है न्यूक्लियस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है अगर मैं इसको इस प्रकार से देखूं तो ये डिस्टेंस कितना है दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इम्पैक्ट पैरामीटर दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इम्पैक्ट पैरामीटर ठीक है so how do we define this लिखिए the impact parameter of an alpha particle is its perpendicular distance of velocity vector from the nucleus वेलोसिटी वेक्टर को इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिख लो उसको क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है हमें इस डायरेक्शन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है ठीक है अब यहाँ एक बात बताइए आप ए की वैल्यू कम होगी
तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। और ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो कम होगा। कम होगा। इसका मतलब कैसा रिलेशन है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दिस इज एंगल थीटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। So theta is inversely proportional to the impact parameter. समझ में आ गया ये? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, क्योंकि ये बातें तो लगभग एस्टेब्लिश हो गई थी एक्सपेरिमेंट से कि न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स आसपास चक्कर काट रहे हो सकते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम में होता है। ठीक है, प्लैनेटरी सिस्टम में जैसा कि है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर चक्कर काट रहे हैं तो फिर उसके एनर्जी रिलेशंस क्या होंगे? वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर होगा? ये सब बातें हमें ऑब्जर्वेशन में आ गई थी तब। तो ये कैलकुलेशन करना इजी था। आपने सबने पढ़ा होगा ये, व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन? पढ़ा, पता है सबको, खूब पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो वैल्यूज थोड़ी याद कर लिया है। क्यों? हाइड्रोजन की तो बहुत कॉमन है, यूज भी होती है। हाँ बेटा, आपको किसी को याद है हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी? 13.6। अब ठीक बोलिए। 1 atomic mass unit when completely gets converted into energy, it releases 931.6 million electron volt of energy. मान लो न्यूक्लियस है और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे। We have an electron orbit. Now this electron is revolving in this orbit. Under what conditions the two will balance? ये स्टेबल कब होगा? What are the conditions for its stability? सर तुम पता नहीं कहाँ चले जाते हो। एकदम सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। किसी भी सर्कुलर मोशन में स्टेबल सर्कुलर मोशन कब होती है? तो इतनी देर इस चीज को, इतनी आसान सी चीज को बताने में इतनी देर क्यों लगाते हो आप लोग? पता नहीं कहाँ जाके सोचना शुरू कर देते हो। अरे अरे क्या करेगा? कोई भी सर्कुलर मोशन में बॉडी स्टेबल तभी होगी जब उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बैलेंस हो रहे हों। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, that is force of attraction which is providing the centripetal force, and Fc which is providing the centrifugal force. जब ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस होंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन स्टेबली यहाँ पे रोटेट कर सकता है। Fe, ठीक है? हाँ जी बेटा, समझ में आई? ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? कौन सा फोर्स है जो इसके अंदर को खींच रहा है? कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, चलो आपके लिए जस्ट टू कीप दिस थिंग्स वेरी प्लेन सिंपल, लेट्स कंसीडर हाइड्रोजन एटम की बात कर। अब बताओ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? फोर्स कितना होगा? अरे फॉर्मूला क्या लिखूं? फॉर्मूला बताओ। हाँ, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। के ई स्क्वायर अपॉन आर। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? mv square upon r. So for stable circular motion, the centripetal force should always be equal to the centrifugal force. Centrifugal force. ठीक है बेटा? उसके बाद देखोगे Fe is equal to Hc और फिर ये रिलेशन आएगा। हम देख रहे हैं कि एक आर यहाँ से डिडक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मस्ट बी मूविंग विद वेलोसिटी v, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन रहा है उसका। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाउ मच इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मूविंग बॉडी? हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी होती बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। बट हमारे पास तो खाली एम वी स्क्वायर है, क्या करेंगे फिर? हाफ से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दीजिए।
काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, एंड mv स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो ये पुट कर दीजिए यहाँ पे, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, इसलिए 4 into 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू यहाँ डाल दी, के ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर डाल दी, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो 4 into 2 8 कर दिए। नाउ हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो U R इज इक्वल टू वी आर इंटू क्यू, वी आर कितना है, के क्यू, क्यू कितना है, के ई बाई आर इंटू ई, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम में यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस की जगह पे क्या होता है? ड्यूटेरियम की बात क्यों कर रहे हैं? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। अब ट्रिटियम पे मत चला जाइए, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? सर हाइड्रोजन के बारे में नहीं पता आप लोगों को? व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है? हाँ, एक प्रोटॉन होता है। तो खाली प्रोटॉन ही तो होता है। इतनी सी बात जवाब देने में इतनी देर लगा देते हो, ये तो आउट ऑफ चीजें चाहिए आप। हाँ, तो क्या है ये? प्रोटॉन। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी सोचना पड़ेगा, जोर से बोल फिर। इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? इलेक्ट्रॉन की अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी। आपको क्या लग रहा है? नेगेटिव होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस ही है, ये प्लस ही है। इन चीजों पे ध्यान देना है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से हर चीज पे ध्यान देना है। तो ये ई, ये माइनस साइन इधर आता है। सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट इज नेगेटिव, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, so E is equal to K plus U, ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाई आर, और ये कितनी है? E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लाइक टर्म्स है दोनों, ऐड कर सकते हैं, कितना आएगा? माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाली लास्ट वाली टर्म आ जाएगी। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक बोले आपने, शाबाश, ऐसे रिस्पॉन्ड किया करो। ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। टोटल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में नेगेटिव आई है, इस नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट इज नेगेटिव। नेगेटिव मींस व्हाट? नेगेटिव मींस द इलेक्ट्रॉन इज स्टेबली बाउंड विद द न्यूक्लियस। देखिए, द टोटल एनर्जी इज नेगेटिव signifies the electron is stably bound with the nucleus। अभी सवाल और पूछ रहा हूँ, जिसकी बात हम अभी हाल फिलहाल करके चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी आती? क्या एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, अगर इलेक्ट्रॉन को मैं इतनी ही एनर्जी पॉजिटिव करके दे दूंगा तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और 0 एनर्जी कहाँ होती है? इन्फिनिटी पे, ठीक है। दूसरा सवाल, आयनाइजेशन एनर्जी नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है? ये कह रही है, अच्छा, क्योंकि आप कह रही हो। पॉजिटिव ही होती है एनर्जी। पूछ रहा हूँ, उससे ना पूछूं मतलब, क्योंकि आपने जवाब दे दिया उससे ना पूछूं,
क्या पता उसका ओपिनियन बदल जाए। इलेक्ट्रॉन की हाँ, सही सही सोच रहे हो आप। इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है, और उसकी नेट एनर्जी 0 करने के लिए उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी हमें उसे देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ रही है उसको वहां से हटाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इट हैज टू बी पॉजिटिव। समझ में आ गई? तो हमें क्या पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालो जल्दी से। ठीक है, सो दिस इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? वेरी गुड, 9 × 10⁹ यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर अपॉन आर। ये हो जाएगा 13.6 × 1.6 10⁻⁻19 जूल। अब इसको पूरे को सॉल्व करो, आर की वैल्यू निकाल लो। और ये आएगा आपका 52.9 पिकोमीटर, which can also be written as R is equal to 0.53 into 10⁻⁻10 मीटर और 0.53 ऑंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। न्यूक्लियस का साइज कितना मिला था? 1 फर्मी। और हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका साइज है 1 फर्मी। इसका साइज है कितना? 0.53 ऑंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10, 1 ऑंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 ऑंगस्ट्रॉम इसका रेडियस है, तो ये 2 ऑंगस्ट्रॉम हो जाता है। ठीक है, ये है 1 फर्मी, ये है 1 फर्मी और ये है 1 ऑंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो न्यूक्लियस खुद एटम से कितना छोटा हुआ? जवाब दो इसका जल्दी से। 5 टाइम्स छोटा हुआ। What is the size of nucleus with respect to its atom? निकालो, जल्दी निकालो। Size of nucleus with respect to its atom. Size of atom upon size of nucleus करो यार। आपने तो बोला है Size of atom upon size of nucleus। अच्छा, साइज 10 टाइम्स। देखो बोला है कूदा मत कर। साइज ऑफ एटम कितना है? 10⁻⁻10 और साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 10⁻15। इतनी सी कैलकुलेशन नहीं हो रही आपसे? वो जरा क्या? 5 बोला ही नहीं 5। 5 बोला नहीं, 5 बोला है, सिर्फ 5 बोला है। बोला था। अब दोस्ती मत नहीं रहा। हाँ। बोला था ना, बोला होगा तो मैंने सुना। कितना है ये? रिकॉर्डिंग में उसने 5 बोला था सबसे पहले। सबसे पहले बोला था, लेकिन उसके बाद रिकॉर्डिंग पोस्ट करोगे ना आप? 10 की वो तो फालतू बात तो काट देता हूँ। हाँ बेटा, कितना हुआ ये? 10⁵ कितना है? 1 लाख। तो यहां से क्या पता चल रहा है? न्यूक्लियस अपने एटम से 1 लाख गुना छोटा है। जो न्यूक्लियस है एटम के साइज से 1 लाख गुना छोटा है। समझ आ रही है बात? ठीक है, आप उदाहरण के लिए इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर इस रूम के बीच में मैं राई का दाना रख दूं और उसको 1 लाख गुना बड़ा कर दूं तो मेरा ये रूम भर जाएगा। अब इसी बात से आप अंदाजा लगाओ कि इस पूरे रूम में बीच में एक राई का दाना है जो कि प्रोटॉन है
और दीवार जितनी दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो क्या ये एटम पूरा खाली नहीं है? यही वजह पाई गई कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। ये समझ में आ रहा है यहाँ से? ये सारी बातें जो रदरफोर्ड एटम के बाद कैलकुलेशंस में आई है, सारी की सारी चीजें, यहाँ से ये पता चल रहा है कि मैटर इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बढ़िया बढ़िया बातें।